नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास रायन हॉलिडे की एक बहुत ही दमदार किताब है, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये उनकी स्टोइक वर्च्यू सीरीज का हिस्सा है और ये उस एक सवाल से जूझती है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मैं वो करता क्यों नहीं हूँ। बिल्कुल। ये वो खाई है जो हमारे इरादों और हमारे कामों के बीच होती है। यूनानी दार्शनिकों के पास इसके लिए एक शब्द भी था, अक्रेसिया। अक्रेसिया। हाँ, इसका मतलब है अपने बेहतर फैसले के खिलाफ काम करना। ये हमारे अंदर की एक लड़ाई है, मतलब एक हिस्सा जो बेहतर बनना चाहता है और दूसरा जो आराम और आसान रास्ता चुनना चाहता है। तो आज हम इसी लड़ाई को जीतने के तरीकों पर बात करेंगे। हाँ, जैसा कि इस किताब में बताया गया है। और लेखक ने इस लड़ाई को 3 मैदानों में बांटा है। पहला, शरीर पर काबू पाना, दूसरा, मन को साधना, और तीसरा, आत्मा को मजबूत बनाना। तो चलिए इस किताब के जरिए आत्मानुशासन के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी किस्मत को कैसे बदल सकता है। तो किताब की शुरुआत एक बहुत ही पुरानी, लेकिन मुझे लगता है आज भी उतनी ही सच्ची कहानी से होती है। हरक्यूलिस की कहानी। हाँ, वो एक चौराहे पर खड़ा है और उसके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आसान है, मौज मस्ती और हर तरह के सुख से भरा हुआ, और दूसरा रास्ता वो मुश्किलों, मेहनत और त्याग का है। बिल्कुल। और यही चुनाव, ये चौराहा हमारी सबकी जिंदगी में हर रोज आता है। जब सुबह अलार्म बजता है, जब हमें काम और आराम के बीच चुनना होता है, या फिर सेहतमंद खाने और जंक फूड के बीच फैसला करना होता है। हरक्यूलिस ने मुश्किल रास्ता चुना और इसी वजह से वो हरक्यूलिस बना। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि महानता कोई संयोग नहीं है, नहीं, बल्कि सही चुनाव का नतीजा है। ये बात मुझे किताब में दिए आइजनहावर के कथन की याद दिलाती है। वो कहते हैं, स्वतंत्रता वास्तव में आत्मा अनुशासन का एक अवसर मात्र है। और आज हमारे पास जितनी आज़ादी है शायद उतनी पहले कभी नहीं थी। फिर भी हम अक्सर बेचैन और नाखुश रहते हैं। तो क्या ऐसा इसलिए है कि हम आज़ादी का मतलब मनमानी समझ बैठे हैं? यही तो अक्रेशिया की जड़ है। हम सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब है जो मन में आए वो करना, लेकिन स्टोइक्स कहते हैं कि असली आज़ादी अपनी इच्छाओं का गुलाम न होने में है। अच्छा। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, एक सारथी का जो रथ चला रहा है। उसके घोड़े बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अगर वो उन्हें काबू में नहीं रख सकती तो वो दौड़ कभी नहीं जीतेगी। मतलब घोड़ों की ताकत और सारथी का नियंत्रण दोनों जरूरी हैं। हमारी इच्छाएं उन घोड़ों की तरह हैं और हमारा अनुशासन उस सारथी की तरह। संतुलन ही सब कुछ है। तो ये लड़ाई शुरू कहाँ से होती है? किताब के मुताबिक इसकी शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से होती है, हमारे अपने शरीर से। हाँ, पहला उसूल है, सुबह पर हमला करो। मुझे लेखिका टोनी मॉरिसन का उदाहरण बहुत पसंद आया। वो एक सिंगल वर्किंग मदर थी जिनके पास लिखने का कोई समय ही नहीं था। सोचिए, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने शिकायत करने के बजाय एक रास्ता निकाला। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले 4 बजे उठती थीं। 4 बजे? हाँ, उनका कहना था कि वही एक समय था जब कोई उनसे कुछ नहीं मांग रहा था, जब वो पूरी तरह से आज़ाद थीं और उनका दिमाग सबसे साफ और ताकतवर होता था। उन्होंने अनुशासन का इस्तेमाल आज़ादी पाने के लिए किया। ये मुझे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की याद दिलाता है, जो सुबह खुद से पूछते थे, क्या मैं यहाँ कंबल में गर्म रहने के लिए पैदा हुआ हूँ या फिर दुनिया में अपना काम करने के लिए? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। और वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो सुबह हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे दिन बीतता है हमारे फैसले लेने की क्षमता कम होती जाती है। इसलिए दिन की सबसे मुश्किल लड़ाई सबसे पहले जीतना जरूरी है। अगर आपने सुबह जीत ली तो पूरा दिन जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है। किताब शारीरिक मेहनत पर भी बहुत जोर देती है। बिल्कुल। इसमें आलसी किंग जॉर्ज चतुर्थ की तुलना थियोडोर रूजवेल्ट से की गई है। रूजवेल्ट बचपन में बहुत कमजोर थे, लेकिन उन्होंने कठिन जीवन जीने का फैसला किया। राष्ट्रपति रहते हुए भी वो हर रोज घंटों तक बॉक्सिंग, जॉगिंग और घुड़सवारी करते थे। हाँ,
पर एक सवाल उठता है, क्या आज के दौर में ये बात उतनी ही मायने रखती है जहां हम सब ज्यादातर दिमागी काम करते हैं? स्टोइक दार्शनिक मुसोनियस रूफस कहते थे कि शरीर मन के लिए एक जरूरी औजार है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? सही बात है। शरीर को तपाने से सिर्फ मांसपेशियां नहीं बनती, बल्कि मुश्किलों को सहने की क्षमता भी बनती है। ये एक तरह की तैयारी है, मतलब आने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए। और फिर बात आती है बुरी आदतों से लड़ने की। ड्वाइट आइजनहावर, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 58 साल की उम्र में दिन में 3 से 4 पैकेट सिगरेट पीते थे। बाप रे। और फिर एक दिन उन्होंने बस इसे छोड़ दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये कैसे किया, तो उनका जवाब था, रोकने का एकमात्र तरीका है रुक जाना। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर यह आसान बिल्कुल नहीं है। आइजनहावर की ये क्षमता एक दिन में नहीं आई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन का अभ्यास किया था। उनकी इच्छा शक्ति एक मजबूत मांसपेशी की तरह थी, जिसे उन्होंने सालों तक बनाया था। मतलब ये कोई जादुई करतब नहीं था? बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ा एक और उदाहरण भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन का है। उन्होंने शराब पीना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें इसकी तलब लग रही है। चीज को खुद पर हावी मत होने दो, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो या फिर सोशल मीडिया। जिस पल आपको लगे कि आप किसी चीज के गुलाम बन रहे हैं, उसी पल आपको उसे काबू में करना होगा। असली आजादी इसी में है। हाँ, ठीक है, तो शरीर को साधना पहला मैदान हुआ। लेकिन कई लोग जिम तो जाते हैं, पर उनका मन 10 अलग-अलग दिशाओं में भागता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस मानसिक अराजकता को कैसे नियंत्रित किया जाए? और किताब का दूसरा हिस्सा इसी पर है, मन को साधना। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल विचार से होती है, व्यवस्था, मतलब ऑर्डर। अच्छा। किताब में न्यूयॉर्क शहर के निर्माता रॉबर्ट मूसा का एक शानदार उदाहरण है। वो एक बहुत बड़ी मेज पर काम करते थे जिसमें कोई दराज नहीं थी। कोई दराज नहीं थी? हाँ, कोई भी कागज उनकी मेज पर आता था तो उन्हें उस पर तुरंत फैसला लेना होता था, या तो उसे इस्तेमाल करें या फाइल करें या फेंक दें। उसे कहीं छिपाने की जगह ही नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी व्यवस्था अंदरूनी शांति लाती है। उससे भी ज्यादा, ये सिर्फ साफ सफाई के बारे में नहीं है। मूसा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जो उन्हें टालम-टोल करने से रोकता था। उन्होंने अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन किया कि अनुशासन रखना उनकी मजबूरी बन गया। मतलब हम भी ऐसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अपने फोन से ध्यान भटकाने वाले ऐप्स हटाकर या अपने काम करने की जगह को सिर्फ काम के लिए रखकर अपने माहौल को अनुशासन का सहयोगी बनाएं, दुश्मन नहीं। व्यवस्था के बाद आती है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। किताब कहती है बस काम पर लग जाओ। थॉमस एडिसन को हम एक जीनियस मानते हैं, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में नहीं, उनकी लगन में थी। वो कहते थे कि जीनियस वो होता है जो दिन रात अपनी प्रयोगशाला में लगा रहता है। एडिसन ने इस विचार को खत्म कर दिया कि महान काम किसी प्रेरणा के एक पल में होते हैं। नहीं, वे हर रोज लगातार उबाऊ मेहनत करने से होते हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मैदान में डटे रहते हैं। तो अगर आप हर रोज काम पर आते हैं तो आप खुद को भाग्यशाली होने का मौका देते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ काम पर आना ही काफी नहीं है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है। मुझे बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन की कहानी बहुत अच्छी लगी। वो मौजे और जूते वाली। हाँ, जब भी नए खिलाड़ी टीम में आते थे तो सबसे पहले वो उन्हें सिखाते थे कि अपने मौजे और जूते ठीक से कैसे पहने। ये सुनने में अजीब लग सकता है। एक महान कोच ये क्यों सिखा रहा है? क्योंकि अगर मौजे में एक भी सिलवट रह गई तो छाला पड़ेगा। छाले की वजह से खिलाड़ी ठीक से खेल नहीं पाएगा और टीम हार सकती है। हाँ, ये हमें एक पुरानी कहावत की याद दिलाता है, एक कील की कमी के कारण एक नाल खो गई और अंत में पूरा राज्य खो गया। अनुशासन का मतलब है छोटी छोटी चीजों को भी पूरी गंभीरता से करना। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है ना? एक तरफ किताब तेजी की बात करती है, मतलब हसल की, और दूसरी तरफ ये धीमे चलने की भी सलाह देती है। ऑक्टेवियन कहते थे, ज्यादा तेजी कम गति। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब संतुलन में है। ये भागने और दौड़ने के बीच का फर्क है। जनरल मैकोलेन सिर्फ सुस्त नहीं थे, वो फैसला लेने से डरते थे, वो बस तैयारी ही करते रहते थे। और ऑगस्टस? वहीं ऑगस्टस ने ईंटों के रोम को संगमरमर का बना दिया, लेकिन ये काम रातों रात नहीं हुआ, इसमें दशकों लगे। सेना में एक कहावत है, धीमा ही सहज है और सहज ही तेज है। स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। हाँ, इसका मतलब है हड़बड़ी में काम करने से गलतियां होती हैं और समय बर्बाद होता है, जबकि शांत, सधे हुए और लगातार किए गए काम से आप मंजिल तक तेजी से पहुंचते हैं।
ये आज के हसल कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल, जो हमें सिर्फ भागना सिखाता है, पहुंचना नहीं। ये हमें किताब के अंतिम और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर लाता है, आत्मा की महारत। लेखक इसे द मैजिस्टेरियल कहते हैं। हाँ, और ये इस बारे में है कि जब जिंदगी की असली मुश्किलें सामने आती हैं, तब हम इस शारीरिक और मानसिक अनुशासन को कैसे बनाए रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। विंस्टन चर्चिल ने उनके बारे में कहा था जब वो बच्ची थीं कि उनमें अधिकार और चिंतन का भाव है। उन्होंने 70 साल तक शासन किया और इस दौरान उन्होंने शांत और संयमित आत्मनियंत्रण का प्रदर्शन किया। किताब में उनकी एक छोटी सी आदत का जिक्र है। किसी लंबे कार्यक्रम से पहले वो कुछ पलों के लिए एकदम स्थिर खड़ी हो जाती थी। हाँ, मानो अपनी बैटरी चार्ज कर रही हो। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे अनुशासित कार्य हमें बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। उनकी महारत सिर्फ शांत रहने में नहीं थी, वो दूसरों के प्रति सहनशील थी, लेकिन खुद के प्रति बहुत सख्त थी। जैसे जब शाही परिवार पर फिजूल खर्ची के आरोप लगे, हाँ, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपने ऊपर टैक्स लगाया। ये आत्म अनुशासन का शिखर है। दूसरों के लिए उदाहरण बनना, सिर्फ उपदेश देना नहीं। ये हमें दबाव में शालीनता, मतलब ग्रेस अंडर प्रेशर के विचार पर लाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण तो दिल दहला देने वाला है। वो जब मंच पर थे और एक नाजी ने उनके चेहरे पर जोर से मुक्का मारा, हाँ, उस पल में कोई भी इंसान पलटकर जवाब देता, लेकिन किंग ने अपने हाथ नीचे कर लिया और शांत खड़े रहे। उन्होंने भीड़ को भी हमलावर को छूने से मना कर दिया। उन्होंने बाद में कहा था, उन्होंने कहा, एक ऐसे व्यक्ति को मुक्का मारना संभव हो सकता है जो इतना दयालु हो, लेकिन उससे हराना असंभव है। ये शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी ताकत है। ये आत्मनियंत्रण की ताकत है। नेतृत्व का एक और गुण है दूसरों का बोझ उठाना। जनरल जिम मैटिस की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। क्रिसमस वाले, हाँ, क्रिसमस के दिन उन्होंने एक जूनियर मरीन की जगह खुद रात भर गार्ड की ड्यूटी की, ताकि वो सिपाही अपने परिवार के साथ रह सके। ये दिखाता है कि असली लीडर अपनी पदवी का इस्तेमाल आराम करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए करते हैं। एक पुरानी कहावत है, सबसे अच्छे कमांडर सबसे छोटा तंबू लेते हैं। वो सबसे पहले खुद मुश्किलों का सामना करते हैं। बिल्कुल। और शायद आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब आपके पास सारी ताकत हो। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी क्रांति में जीत हासिल की। वो चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति त्याग दी और अपने फार्म पर वापस चले गए। ये एक असाधारण कार्य था, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता साझा नहीं कर सकता वो सत्ता का आदी है। उसके पास शक्ति नहीं है, बल्कि शक्ति के पास वो है। वॉशिंगटन ने साबित किया कि उनका खुद पर पूरा नियंत्रण है। तो इन सब कहानियों और उसूलों का क्या मतलब है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? किताब एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी के साथ खत्म होती है, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जिमी कार्टर की कहानी। हाँ, नौसेना में शामिल होने के लिए कार्टर का इंटरव्यू एडमिरल हाइमन रिकोवर ले रहे थे, जो अपने सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे। इंटरव्यू के अंत में रिकोवर ने कार्टर से पूछा, क्या तुमने अपनी पढ़ाई में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? और कार्टर को ईमानदारी से कहना पड़ा, नहीं सर। तब रिकोवर ने बिना उन्हें देखे अपना आखिरी और सबसे चुभने वाला सवाल पूछा, क्यों नहीं? Why not? और कार्टर ने बाद में लिखा कि ये सवाल उनकी जिंदगी भर उनके साथ रहा। यही इस पूरी किताब का सार है। अनुशासन का मतलब सिर्फ सफल होना या जीतना नहीं है। इसका असली मतलब ये जानना है कि आपने अपना सब कुछ झोंक दिया। हाँ, ये खुद के साथ ईमानदार होने के बारे में। रिकोवर का सवाल हमें हमारी अपनी बनाई हुई सीमाओं और बहानों का सामना करने पर मजबूर करता है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता और खुद पर महारत हासिल करने का रास्ता है। ये शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है। यह हर रोज काम पर आने, धैर्य रखने और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करने के बारे में है। यह हमें वापस हर्क्युलस के उस चौराहे पर ले जाता है। हिब्रू भाषा में एक शब्द है, टिमशेल। टिमशेल। हाँ, इसका एक मतलब है तुम कर सकते हो, दाओ मेस्ट। ये एक आदेश नहीं है, बल्कि एक चुनाव है, एक संभावना है। यह हमें याद दिलाता है कि चुनाव हमेशा हमारा होता है। हम आराम और कमजोरी चुन सकते हैं, या फिर हम गुण और आत्मनियंत्रण चुन सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। बिल्कुल। किताब ये कहकर समाप्त होती है कि आत्म अनुशासन के बिना हम न केवल खुद को, बल्कि अपने समाज को भी अपने अंदर की क्षमताओं के फायदों से वंचित रखते हैं। तो आज सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, ऐसी कौन सी क्षमता है जिसे आप सिर्फ अनुशासन की कमी के कारण रोके हुए हैं? और अगर आप सच में खुद को उस काम के लिए समर्पित कर दें, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है?